आप सबका आपके अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं 8 मई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि डेनमार्क ने अभी हाल ही में विदेशी निवेश की स्क्रीनिंग को ऊपर कानून बना दिया है। यानी कि जो विदेशी निवेश आएगा उसके ऊपर बाकायदा एक कानून होगा और पूरे उसी कानून के तहत वो निवेश काम करता रहेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऐसा करने का कारण क्या रहा डेनमार्क को। उसके पीछे डेनमार्क ने कारण दिया है कि मैं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए बाकायदा मैं ऐसा कानून लाने जा रहा हूँ। अब इसके पीछे भी एक थॉट है। थॉट क्या, मैं आपको बताता हूँ कि चीन की एक कंपनी है, उसका नाम है हुआवे। चीन की एक कंपनी है, कई बार आप लोग मोबाइल फ़ोन वगैरह बनाती है, लैपटॉप बनाती है, हुआवे। और यही हुआवे ही वर्तमान में डेनमार्क में 5G का परीक्षण कर रही है। ठीक है, 5G का परीक्षण कर रही है। अब जब 5G का परीक्षण करेगी तो जाहिर सी बात है लोगों का डेटा लेगी, राइट। लोगों का डेटा लेगी, लोगों को डेटा को जांचेगी। इन सारे मसलों के ऊपर डेनमार्क ने, चीन का नाम कहीं पर नहीं लिया कानून में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीन के लिए ही बनाया गया कानून है कि चीन के कारण जो कंपनी टेस्टिंग करेगी उसके कारण कहीं डेनमार्क की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए, इसीलिए बाकायदा ये कानून आया हुआ है। अच्छा, डेनमार्क को खतरा ही क्यों लगा हुआई से? ऐसा क्या लगा कि डेनमार्क खतरा, हुआई खतरा रहेगा डेनमार्क के लिए? तो उसके पीछे मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि हुआई की स्थापना 1987 में हुई थी, जब 1987 में, और स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रेन जेंगफेई। रेन जेंगफेई, ड्रेन जेंग फेई। ये व्यक्ति असल में इसलिए चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि रेन जेंग फेई चीन में तत्काल समय में इंजीनियर थे उनकी सेना में, यानी कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चीन की, उसमें इंजीनियर थे और इन्हीं की ही कंपनी 1987 में हुआई स्थापित करी इन्होंने ही। अब जाहिर सी बात है कि सेना का व्यक्ति अगर स्थापित करता है तो राष्ट्र प्रेम तो उसके अंदर रग रग में होगा, जाहिर सी बात है। और उसी राष्ट्र प्रेम को ध्यान में रखते हुए अपना डेनमार्क भी अपना चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हुआ है कंपनी जो है ये पूरी तरीके से चीन को डेटा ट्रांसफ़र कर दे और हमारे डेनमार्क का पूरा जो डेटा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए। इसीलिए डेनमार्क ने बाकायदा इसके लिए एक कानून ही ला दिया है। तो ये देखिएगा कि किस तरीके से द इकोनॉमिक टाइम ने कवर किया हुआ है क्या, कि डेनमार्क पास लॉ टू स्क्रीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर सिक्योरिटी रिस्क, यानी कि सिक्योरिटी रिस्क के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है। ये इकोनॉमिक्स टाइम ने बाकायदा इसको कवर किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। डेनमार्क से क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि डेनमार्क अभी हाल ही में दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जिसने द्वीपीय एक आइलैंड बनाएगा जो कि पूरा पूरा एनर्जी आइलैंड होगा, यानी कि पूरी तरीके से एक विद्युत के लिए ही एक आइलैंड बनाएगा, डेनमार्क ही बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो डेनमार्क इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सबसे पूछ सकता है कि दुनिया का पहला देश जो विद्युत आइलैंड का निर्माण करेगा, तो ध्यान रखना उसका भी उत्तर होगा आपका डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय देश है। चलिए आगे देखते हैं कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक, यानी कि वर्ष 2100 तक वैश्विक ताप में 2.4 की वृद्धि हो जाएगी। मैं आपको इसका आंकड़ा देता हूं कैसे, कि अभी अभी आपको पता होगा कि अभी हाल ही में यूएस क्लाइमेट समिट का खत्म हो चुकी है। यूएस क्लाइमेट समिट शुरू कब हुई थी? तो विश्व पृथ्वी दिवस पर शुरू हुई थी और दुनिया भर के लोगों ने पेरिस सम्मेलन के आधार पर बहुत सारे आंकड़े जारी किए कि हम इतना काम करेंगे, ये काम करेंगे। तो अभी हाल ही में क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ने क्या किया, दुनिया के 26 देशों की जो नीतियां चल रही हैं जलवायु परिवर्तन के ऊपर, किस तरीके से काम करेंगे, जो लक्ष्य रखे उन लोगों ने, 36 देशों के ऊपर बाकायदा नीति के ऊपर आधारित एक रिपोर्ट जारी कर दी। और इस रिपोर्ट में कहा है कि 2100 तक वैश्विक तापमान में 2.4% की वृद्धि होगी। हालांकि बहुत दुखद है, अगर इतनी वृद्धि होती है भविष्य में 2100 तक की, तो ना ही ग्लेशियर रहेंगे, समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा, जो समुद्र के किनारे शहर हैं ये सब डूब जाएंगे। ठीक है, वर्षा भी प्रभावित होगी, बहुत सारे ऐसे कारण रहेंगे। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की रिपोर्ट ध्यान रखिएगा कि क्या है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। ये बाकायदा मैंने जो ये पिक्चर निकाली हुई है स्क्रीनशॉट है उसी के प्रॉपर वेबसाइट का, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके प्रॉपर इसी इन्फॉर्मेशन का। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में जो यूएस क्लाइमेट समिट हुई, इसमें जो बाइडेन ने रखा एक प्रस्ताव कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ग्रीनरी के ऊपर काफ़ी फोकस किया कि किस तरीके से ग्रीन इन्वेस्टमेंट लाना है, सारी बातें। तो बहुत सारे देशों उनके साथ एग्री नहीं हुए। क्यों नहीं हुए एग्री? यूएस ने कहा कि हम 2030 तक की अंत में बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। बहुत सारे देश थे, चाइना था, भारत था, इन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई साहब इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, कि आप तो ठीक है आपने तो डबल फंड जारी कर दिया इसके लिए। तो अभी हाल ही में मैंने आपको तब भी बताया था, मैं दोबारा रिवाइंड करा दे रहा हूँ कि अभी हाल ही में COP26 समिट होनी है। कहाँ होनी है? ग्लासगो में। और कब होनी है? तो नवंबर 2021 में होनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करके रखिएगा। COP26 में उसी यूएस क्लाइमेट समिट के आधार पर दोबारा एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे किस तरीके से आगे भविष्य में जलवायु परिवर्तन के ऊपर काम किया जा सकता है। तो COP26 फिर से एक बार टारगेट बनेगा ग्लासगो में। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक व आर्थिक पिछड़े समुदाय की पहचान का कार्य केंद्र सरकार का बताया है।
द हिंदू ने इसको बाकायदा कवर किया और कहा कि मराठा कोटा सेंटर अलोन कैन आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक पूरा कवर किया इस बात को लेकर और उसे द हिंदू ने पूरी तरीके से कवर करके बाकायदा जाहिर किया। है क्या मसला, मैं आपको मसला बताता हूँ। मसला ये है, आप ये आगामी पिक्चर में देखिएगा, 1 लाख 1 मराठा लाख मराठा, मतलब बात यहाँ पर ये है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने है, उसने अभी हाल ही में मराठा समुदाय को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया था और ये आरक्षण जैसे ही दिया वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया। और क्या कहा कि भाई साहब, सामाजिक व आर्थिक पिछड़े समुदाय का जो भी पहचान कार्य होगा वो किसके पास है, वो केंद्र के पास है, ना कि राज्य के पास है। और साथ ही जो अभी मैं आपको बताऊं कि 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था उसको भी सरकार बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई साहब, केंद्र सरकार 102वां संविधान संशोधन लाई थी और 10% आरक्षण जारी किया था आर्थिक आधार पर, पिछड़ा आरक्षण दिया गया था, तो इसे हम राज्य के आधार पर ना छोड़ करके इसे हम केंद्र के हाथ पे छोड़ते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10% जो आरक्षण दिया गया था आर्थिक पिछड़े आधार पर बयान करता है उसको, तो 102वां संविधान संशोधन उसको जारी करता है। अब एक मसला और खड़ा हो गया कि राष्ट्रपति के पास भी ऐसी शक्तियां होती हैं कि जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समुदाय की पहचान कर सकता है। तो वो कौन से आर्टिकल होते हैं, तो वो भी आप समझाई दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लेना कि आर्टिकल 366 और आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार होते हैं कि वह सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समुदाय की पहचान कर सकेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सारे मुद्दे अभी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर सी बात है ट्रांसफर कर दिया है। किसको कह दिया है कि सामाजिक व आर्थिक पिछड़े समुदाय के आरक्षण का पहचान का काम कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। ये क्या था मुद्दा, मैंने आपको हिस्ट्री बता दी, मराठा समुदाय वाली बात, तो ये समझ में अपनी रखिएगा आप कम से कम। ठीक है, आरक्षण एक बड़ा विषय है, बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कम से कम इसके ऊपर आप जानकारी पूरी रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने अभी हाल ही में सभी राज्यों व केंद्र शासित राज्यों को यूडीआईडी पोर्टल प्रयोग अनिवार्य कर दिया। जो आप ये देख पा रहे होंगे यूनिक डिसेबल आईडी जो पोर्टल है, ये पोर्टल की एक पिक्चर है। ठीक है, ये पोर्टल अभी सभी राज्यों, जितने भी राज्य हैं भारत के और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार ने कहा है कि आप लागू करिएगा इसके तहत, और इसी के आधार पर विकलांग प्रमाण पत्र जारी करिए आप। ठीक है, अनिवार्य कर दिया। अब मसला क्या है कि ये सभी राज्यों के लिए और सभी केंद्र शासित राज्यों के लिए 1 जून 2021 से ये लागू हो जाएगा। 1 जून 2021 से सारे राज्यों को, सारे केंद्र शासित राज्यों को ये व्यवस्था मुहैया करा दी जाएगी। और ये कैसा, आपको बता दूं, ये एक मॉडल है, आप कम से कम ऐसा ना समझिएगा कि ये क्या है दे दिया सर ने। तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड कुछ ऐसा जारी होगा, बाकायदा एक आपका यूनिक नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी। ठीक है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रहेगी, क्या कितना है, लो है, हाई है, क्या विजन संबंधित है आपका, या फिर कोई अंग आपका डिसेबल है, डिसेबिलिटी की आपका बाकायदा परसेंटेज होता है, कितना डिसेबल हैं आप। ठीक है, कब जारी हुआ और कब तक वैलिड रहेगा। ये इसी तरीके का जो आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये एक कार्ड है, उसी का प्रारूप है ये। ठीक है, ये एक ड्राफ्ट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आप जो आपको कई बार आप बताते रहते हैं यूडीआईडी का बाकायदा फुल फॉर्म क्या है, तो यूडीआईडी का बाकायदा एक फुल फॉर्म है यूनिक आईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बाकायदा जारी हुआ और ये जारी कब से होगा, लागू कब से हो जाएगा सभी राज्यों में, तो 1 जून 2021 से भारत सरकार ने बाकायदा दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने कहा है कि 1 जून 2021 से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित राज्य इसी पोर्टल का प्रयोग करके एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे किसी भी विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति को। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के संस्थापक अजीत सिंह जी का निधन हो गया है। तो जो ये माइक पकड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, यही हैं अजीत सिंह, और पीछे आपको एक व्यक्ति और दिखाई दे रहे होंगे जो बैनर पे बने हुए हैं, उनका नाम है चौधरी चरण सिंह जी, प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये चौधरी चरण सिंह जी। ये इन्हीं के सुपुत्र जी थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये चर्चा में क्यों रहते थे, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के संस्थापक थे और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, अब ये बगल में आपको जो दिखाई दे रहे होंगे, अभी हाल ही में इनका भी निधन हो गया, इनका नाम था अमर सिंह जी। ठीक है, ये बैठी हुई है जया प्रदा। ठीक है, खैर इनका समाजवादी पार्टी के साथ में अच्छे तालमेल थे, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के, खैर उनके ऊपर नहीं बात करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जो सिंबल है वो है नल। ठीक है, नल ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का सिंबल है। इस पार्टी की स्थापना 1996 में हुई थी। तो मैं थोड़ी बात करूंगा चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। चौधरी चरण सिंह बाकायदा प्रधानमंत्री रहे और इनका जो जन्म हुआ 1902 में, कब हुआ, तो 23 दिसंबर 1902 को हुआ। और इसी 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है,
23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इनके जन्मदिन के ऊपर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर। और चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र जी थे अजीत सिंह जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने ही 1996 में क्या स्थापित करी थी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की स्थापना करी थी। इतनी बात ध्यान रहे तो आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं, इनके नाम पर एक एयरपोर्ट भी है, किसके, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, जिसे आप आमतौर पर अमौसी एयरपोर्ट या लखनऊ एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये इन्हीं के नाम पर बना हुआ है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की 2021-22 की अर्थव्यवस्था के ऊपर पुनः आंकड़े जारी करे हैं। पुनः क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में मार्च में, 1.5 महीना पहले, एक और आंकड़ा जारी किया था। क्या जारी किया था कि भारत की 2021 और 22 की जो अर्थव्यवस्था रहेगी, 2021 और 22 की जो अर्थव्यवस्था रहेगी, वो उन्होंने कहा था कितनी, इन्होंने बोला था कि 9% के आधार पर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 11% के आधार पर बढ़ेगी। यानी कि इसका जो आंकड़ा रहेगा 21-22 में, वो 11 से 11% रहेगा। लेकिन अभी घटा दी है कोविड-19 के कारण। कितनी घटा के कर दी है, नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9.8% कर दी है। यानी कि इसको घटा दिया है भाई साहब, कितना, 1.2% घटा दिया है। और कहा है कि अब यह अर्थव्यवस्था 9.8% की दर से बढ़ेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है जो कि जारी करती है डेटा, कि किसी भी आर्थिक डेटा को जारी करती रहती है समय समय पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस 7 मई को मनाया हुआ है। ये स्थापना वर्ष अगर मैं बात करूं तो यह इसका 61वां स्थापना वर्ष होगा। ठीक है, 61वां स्थापना वर्ष होगा। अब पहले मैं बात करूंगा BRO के कुछ स्टैटिक डेटा के बारे में, फिर मैं बात करूंगा BRO कैसे कैसे काम करता है। अगर मैं BRO की बात करूं तो BRO के जो महानिदेशक हैं, उनका नाम, महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। राजीव चौधरी इसके क्या हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, राजीव चौधरी साहब। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब अगर मैं काम की बात करूं तो BRO की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 7 मई। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, 1960 में हुई थी। काम की दशाओं की बात करूं तो भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी काम करता है। कहाँ कहाँ काम करता है, तो यह म्यांमार में काम करता है, यह भूटान में काम करता है, यह नेपाल में काम करता है, यह अफगानिस्तान में काम करता है, यह श्रीलंका में काम करता है। अतः भारत के अतिरिक्त कुछ मित्र राष्ट्र हैं भारत के, उनमें भी यह काम करता है। सीमा से संबंधित जो भी मामले होते हैं, सीमा के किनारे सड़क बनाने का काम होता है, तो ये करता है BRO। ठीक है, इतने देशों में आप सबको कम से कम 5 देश पता होने चाहिए कि 5 देशों में BRO काम करता है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में किनारे किनारे जो भी सीमाएं हैं, उसका नाम ही सीमा सड़क संगठन है। तो ये लगभग 53,000 किलोमीटर सीमा का काम करता है, या 53,000 किलोमीटर सड़क का काम करता है। इसके पास जिम्मेदारी है 53,000 किलोमीटर सड़क निर्माण की। अलग अलग तरीके से काम करता है। मैंने आपको बताया कि सीमा संबंधी जितने भी काम होते हैं, भारत के जो बॉर्डर बाउंड्री होती है, इसके ऊपर काम करने का सारा श्रेय जाता है BRO को। ठीक है, BRO के आपको DG पता हो गए हैं, BRO की स्थापना पता हो गई, हेडक्वार्टर पता हो गया। इससे ज़्यादा चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि विश्व एथलेटिक्स दिवस 5 मई को मनाया गया। तो क्या हर साल 5 मई को मनाया जाता है? जी नहीं। इसका जो निर्धारण करता है वो निर्धारण करता है IAAF, यानी कि इंटरनेशनल एथलीट एसोसिएशन फेडरेशन, जो आपका है, ये तय करता है कि प्रत्येक 5 मई को होगा मई में ही, लेकिन तय करता है, डेट अनाउंस करता है यही IAAF। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना कि पहली बार इसे 1966 में मनाया गया था, 1966 में मनाया गया था। अगर मैं बात करूं विश्व एथलेटिक्स संघ की, तो विश्व एथलेटिक्स संघ का जो मुख्यालय है वो है मोनाको में, और इसके अध्यक्ष महोदय हैं सेबेस्टियन कोए। सेबेस्टियन कोए वर्तमान में इसके अध्यक्ष महोदय हैं। और अभी हाल ही में ध्यान रखिए 5 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। अगली खबर है तमिलनाडु से, कि तमिलनाडु में हाल ही में DMK प्रमुख, DMK का मतलब DMK एक पार्टी है, उसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो इस पार्टी के प्रमुख हैं MK स्टालिन। जो पहली पिक्चर आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, इनके बाल हैं अच्छे खासे ब्लैक, MK स्टालिन, यही अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री पद के लिए बाकायदा उन्होंने ये जीत दर्ज करी है। कितनी सीटें कितनी नहीं बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिएगा कि ये कलानिधि जी हैं। ठीक है, बहुत चर्चित नाम है, 5 बार CM रह चुके हैं तमिलनाडु के। M करुणानिधि नहीं, माफ़ी चाहूँगा, M करुणानिधि। तो ये चश्मा लगाए हुए हैं, तो M करुणानिधि के जी के सुपुत्र हैं ये स्टालिन। ठीक है, ध्यान रखना। और इन्हीं को अभी हाल ही में
वहाँ का सीएम बनाया गया है, तमिलनाडु का सीएम बनाया गया है। डीएमके ने कुल अपने तौर पर, यानी कि केवल डीएमके ने 133 सीटें प्राप्त करी, लेकिन जो गठबंधन वगैरह होता है इसको मिला मिलू करके 159 सीटें, 159 सीटें बाकायदा डीएमके ने प्राप्त करी, और प्राप्त करने के बाद बाकायदा एमके स्टालिन सीएम पद पर काबिज हो गए हैं। ठीक है, अच्छा कुछ डेटा मैंने आपके लिए जमा किया है, और इस पिक्चर के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भविष्य के लिए आपके बड़े काम करेगी। कैसे? आप एक एक चीज़ को समझिएगा कि बंगाल में 31 मई को इलेक्शन कंप्लीट हो गया। कितनी सीटों पर हुआ? तो 294 सीटों पर। सीटों की संख्या आपसे मैं 100% श्योर हूँ आपसे पूछी जाएंगी। अगर असम की बात करूँ तो असम को 31 मई को कंप्लीट हुआ और 126 सीटों पर चुनाव हुआ। ठीक है, केरला की बात करूँ तो 140 सीटों पर। पुदुचेरी की बात करूँ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, अंडर प्रेसिडेंट रूल के अंदर चलता है, तो 30 सीटें थी वहाँ पर। और तमिलनाडु में 234, और 234 में से 159 सीटों के ऊपर अपना दावा पेश करके डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने अपनी सरकार बना ली है। यानी कि टोटल जो ये आप राज्य देख रहे हैं 5 राज्यों में, इनमें 18.68 करोड़ वोटर था। ये डेटा है इंडिया न्यूज़ 18 का। और 824 टोटल मिला दोगे इन सीटों को तो 824 असेंबली में क्या होगा आपका बाकायदा पोल जारी किया है इन लोगों ने। हालांकि इसके ऊपर चर्चा मत नहीं, इसको आप ध्यान न रखिएगा, ज़्यादा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि 5 राज्यों में कितनी कितनी सीटें हैं और कैसे कैसे इलेक्शन कंप्लीट हुए, कौन कौन बना। हालांकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो की आवश्यकता है, मैं प्रयास करूंगा बनाने का कि कौन सीएम बना, कौन यहाँ का राज्यपाल है, क्या क्या कैसी चीज़ें हैं। इन सबके फैक्चुअल डेटा जो भी रहेगा उनके ऊपर बात करूंगा। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।